फेंसिंग का काम नहीं कर सकता है और तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद हल ना हो जाए। ये पूरी तरह से फेक स्टोरी है। इस तरह का कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित नहीं किया है। पूरी तरह से उलूल जुलूल बातें कही गई। लेकिन किस आलोक में कही गई, मामला क्या है, ये बहुत समझने की बात है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनती है और शुभेंदु अधिकारी अपने पहले कैबिनेट में एक फैसला करते हैं। फैसला करते हैं कि लगभग 800 किलोमीटर का रेंज है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 599 किलोमीटर तो निश्चित रूप से, लेकिन जो टोटल एरिया है जिसमें 599 किलोमीटर की जमीन जो है वो बीएसएफ को ट्रांसफर होनी है, लगभग 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक वहां पर फेंसिंग का काम नहीं होगा। और ये जमीन सुश्री ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से ट्रांसफर नहीं कर रही थी। पूरे पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए, पूरे बांग्लादेश से, त्रिपुरा में है, आसाम में है, मिजोरम में है और पश्चिम बंगाल में है, इस पूरे इलाके में 3,500 किलोमीटर से अधिक का एरिया बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर इलाका है, जो ये दोनों के सीमा से लगता है, मतलब भारत की सीमा से भी और बांग्लादेश की सीमा से भी। कहीं पे 400 किलोमीटर, किसी स्टेट में 400, किसी स्टेट में 500, किसी में 250 किलोमीटर का रेंज आ रहा है, जहां पे भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लग रही हैं। उसमें से पश्चिम बंगाल में 800 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें से 200-250 किलोमीटर में फेंसिंग का काम ऑलरेडी हो रखा है और 600 किलोमीटर में फेंसिंग के काम होने हैं और लगभग 112 किलोमीटर के आसपास जो इलाका है, जो नदी का और दलदल वाला इलाका है, वो है। वहां पर दूसरे तरह की फेंसिंग होनी है, जो दूसरे तरीके से विजिलेंस के तरीके अपनाने हैं। हुआ मामला यह है मित्रों कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सिर्फ फेंसिंग का काम नहीं होना है। फेंसिंग के अलग अलग तरीके हैं। कई तरीकों में से एक तरीका अपनाया जाएगा और उसे कॉम्बैट इंजीनियर्स जो हैं वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे उसकी फेंसिंग हो सकती है या कौन सा तरीका ठीक रहेगा फेंसिंग के। बाड़ लगाने का कौन सा तरीका होगा, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर बार होगा या सिंगल लेयर बार होगा। अगर सिंगल लेयर बार होगा तो वो कैसा होगा, ये सब वहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वही बताएंगे। इस बीच में आपने देखा होगा, बल्कि हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने दौरा किया बंगाल का भी, और पश्चिम बंगाल में ये बात तय हुई कि यहां पे जो बॉर्डर फेंसिंग का काम होना है ये थोड़ा अलग होगा। वैसे हालांकि पूरे जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, कहीं पाकिस्तान से लग रही है, वहां पर किस प्रकार का होगा, जहां बांग्लादेश से लग रहा है, जहां भूटान से लग रहा है, जहां नेपाल से लग रहा है, वहां किस प्रकार की फेंसिंग होगी, ये सब रणनीति बन रही है। लेकिन गृह मंत्रालय में एक आपात बैठक हुई, आपात मतलब विशेष बैठक हुई, और वो बैठक इस लिहाज से हुई, खासतौर से भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के रेफरेंस में हुई कि इन इलाकों में जो फेंसिंग होगी वो फेंसिंग का तरीका क्या होगा। तो एक्सपर्ट्स जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक अच्छा तरीका सुझाया और वो तरीका है स्मार्ट फेंसिंग की। अब स्मार्ट फेंसिंग में एआई का उपयोग होगा, वेब पे काम करेगा, ये रेज पे काम करेगा। ये मान लीजिए कि ये 600 किलोमीटर का इलाका है, 600 किलोमीटर में आपने बाड़ लगा दिए, फेंसिंग के 1 2 3 लेयर मान लीजिए लगा दिए, उससे नहीं बात बनेगी। उन फेंसिंग जो लगी हुई है, जो बाड़ लगी हुई है, उस बाड़ की दूसरी तरफ मतलब बांग्लादेश की तरफ अगर कोई भी एक्टिविटी होगी, किसी भी प्रकार की संदिग्ध एक्टिविटी, उसका रियल टाइम अलर्ट जो आपात इमरजेंसी टीम जो डिप्लॉय है
अलग-अलग 30 किलोमीटर्स के रेंज पे इमरजेंसी टीम के डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। मतलब 30 किलोमीटर, फिर अगला 30 किलोमीटर, फिर अगला 30 किलोमीटर। मतलब 1 से 2 के बीच की दूरी 30 किलोमीटर्स की होगी। और इस 30 किलोमीटर के रेंज में इमरजेंसी अलर्ट टीम जो है, उनको इमीडिएट मैसेज जाएगा, रियल टाइम मैसेज जाएगा। मतलब अगर आपने देखा कि सुबह 4 बजे रात को कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है, रियल टाइम अलर्ट जाएगा और वो 24 घंटे के इसमें काम कर रहा है। 24 घंटे उसकी लगातार रिकॉर्डिंग्स हो रही है, डाटा की ऑडिटिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। जो मॉनिटरिंग जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी है। अब जाहिर है कि 24 घंटे कोई नहीं बैठेगा, लेकिन शिफ्ट में वहाँ पर 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी। हर पल आप विजिलेंस में हैं और ये 30-30 किलोमीटर्स पर इस तरह के इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंट्रोल रूम कहाँ है। लेकिन एक ऐसे जगह पे कंट्रोल रूम होगा जहां की रियल टाइम में उनको सारे डेटा आते रहेंगे और जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि होगी वहां अलार्म के जरिए जो नियरेस्ट चेक पोस्ट है उनको फटाक से अलर्ट चला जाएगा और वो फिर अलर्ट हो जाएगा और फिर अपना पोजीशन ले लेगा और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो उसको वो काउंटर कर पाएंगे। इस स्मार्ट फेंसिंग की पूरी प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है। अब इसका ये क्यों महत्वपूर्ण है इतना? पाकिस्तान के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर यहां से जो गतिविधियां हो रही थी वो 3 महत्वपूर्ण गतिविधियां हो रही थी। एक तो नॉर्मल घुसपैठ करके आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरे जो स्मगलर हैं वो अलग-अलग चीजों का स्मगलिंग करते हैं। उसमें ड्रग की भी स्मगलिंग है, अवैध हथियार की भी है और नकली नोट की भी। ये 3 स्मगलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी स्मगलिंग करते हैं। मान लीजिए कि वहां से सस्ते कपड़े भेज दिया या कोई खाद्य पदार्थ भेज दिया, ऐसी कोई भी चीज उसकी भी स्मगलिंग होती थी और वो यहाँ के लोगों के साथ मिली भगत करके होती है। वहां से वो घुसपैठिया अंदर भेज देते हैं, फिर वो भारतीय बन जाता है, उधर बांग्लादेशी इधर इंडियन और ये फिर दोनों मिल करके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने का काम कर रहे थे। सबसे जो महत्वपूर्ण था वो ड्रग, अवैध हथियार और नकली नोट। इस तीनों के तस्करी पर भारत सरकार कोई काम नहीं कर पा रही थी कि इसको रोका कैसे जाए। मैन मेड जहां पर इंटरफेस था वहां पर जहां मैन इंटरफेस था वहां पर भ्रष्ट होने की संभावनाएं थी। टेक्नोलॉजी को जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको आप जैमर के जरिए जैम तो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को आप डिच कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को आप खराब कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन उसको आप हमेशा के लिए डिच कर देंगे ऐसा नहीं होगा। एक बार दो बार हो सकता है कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो जाए, उस बीच में आप उसके लूप होल्स का लाभ उठा करके अपना काम कर लें, लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं है क्योंकि टेक्निकल इंजीनियर्स जो हैं वो वहां मौजूद हैं और वहां पर कॉम्बैट इंजीनियर्स, कॉम्बैट का मतलब जो लड़ाके इंजीनियर्स हैं जो कि लड़ाई के दौरान जो इंजीनियरिंग सपोर्ट देने वाली जो सिस्टम होती है उस सिस्टम की पूरी बहाली इन बॉर्डर के इलाकों में हो रही है और उसमें प्रमुखता से